Good evening, ladies and gentlemen. Today we are again live with a Let's Talk show, which is daily live show. Today I am gonna to just invite Mr. शेख बशारत. शेख बशारत के साथ आज डिस्कशन होगा इंडियन पॉलिटिक्स पे. जो JNK का स्पेशली JNK की पॉलिटिक्स है उस पे हम बात करने जा रहे हैं. तो थोड़ी देर तक शेख बशारत जी हमारे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे. तब तक हम JNK की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि JNK की पॉलिटिक्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं सिंस 1945 से लेके आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए. और अभी जो बात करने जा रहे हैं हम बशारत जी से, मैं चाहता हूं कि बशारत जी लाइन पे जल्दी आ जाए ताकि हम ये अपना सेशन स्टार्ट करें. बशारत जी, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, काइंडली राइट समथिंग ऑन माई वॉल और सेंड अ मैसेज. या तो आप एक मैसेज ड्रॉप करें, मुझे यहाँ रिक्वेस्ट आप करें. यस, वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट, जो कि JNK की पॉलिटिक्स के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं. शेख बशारत जी अभी लाइन पे आ रहे हैं. इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं अपने क्रिएटर टीवी लाइव शो, जो कि डेली लाइव शो है, उसमें. तो अभी ऐड हो रहे हैं हमारे जो स्क्रीन में आ रहे हैं, थोड़ी देर तक तो कनेक्ट हो गए हैं. बशारत जी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. Thank you so much. Am I audible? Yeah. बशारत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे क्रिएटर टीवी चैनल पे, जो कि आप हमारे चैनल पे आए और हमें टाइम दिया. तो हमें थोड़ा सा JNK की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि महाराजा से लेके आज तक कितने उतार चढ़ाव देखें, क्या क्या पॉलिटिक्स में हुआ JNK में, और JNK के साथ हमें क्या क्या देखना पड़ा. देखिए जी, जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती है, अगर हम दूसरे स्टेट के साथ इसको कंपेयर करें, कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि हम एक प्रिंसली स्टेट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और खत्म करके हमने कहां पर की, एक यूनियन टेरिटरी पर खत्म की. ये हमारे बहुत बड़ी बदकिस्मती है. इसके पीछे देखना होगा कि जिम्मेवार कौन है. इसके पीछे जिम्मेवार वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की. उन्होंने हुकूमतें की और हमें हमेशा डिग्रेड किया. आप 1950s से देख के 74 में एक्ट किया, वहां पर 65 में 67 में ऐसे आते उन्होंने हमारी पूरी स्टेट को एक खत्म कर दिया. तो गलत पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से आज यूटी में उन्होंने लाकर खड़ा किया है, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी. उन्होंने पावर के लिए सब कुछ किया. यहाँ के लोगों को आज यह दिन देखने पड़े कि एक प्रिंसली स्टेट को यूटी बनाया गया. जी. हम मान लो लोगों की प्रमोशंस होती हैं, हम डिमोट हो गए हैं. हम मान लो स्टेट, यस, वी आर फ्रॉम स्टेट टू यूटी नाउ. तो इसमें आप थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सा जिक्र करें कि ये क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि आप बहुत वास्ट नॉलेज रखते हैं इस बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में. अगर हम इसको देखें कि हमने जब हम
एक प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट में हम एसेशन किया इंडिया में, विलिंग, पूरी जम्मू कश्मीर के ऊपर विलिंग थे उस वक्त कि हम इंडिया के साथ जाएं, और हम इंडिया के साथ आए। हमारे फोरफादर ने इंडिया के साथ आए। एक खुशी थी कि उस वक्त लोगों को कि हमने वो पाकिस्तान का जो आइडिया था, उस आइडिया को रिजेक्ट करने के बाद हमने जो एक आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ आए। और यहाँ के लोगों को आप देखो तो यहाँ के लोगों ने उस वक्त पूरी खुशी का इजहार किया कि यहाँ के फिर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ एसेशन हुई। उसके बाद आप 53 में अकॉर्ड हुआ और हमें यहाँ पर बहुत सी पावरें मिली गई, एक स्पेशल स्टेटस से कहते हैं, स्पेशल स्टेटस भी मिला हमें। यहाँ पर 35A भी आया, 370 भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 50s में, 19 लेट 49 में समथिंग ऐसे हमारे पास वो भी आ गया। तो हमारे पास सब कुछ एक स्पेशल स्टेटस था, लेकिन उस स्पेशल स्टेटस को डिग्रेड करते करते लेट 60s में तो यहाँ पर सदर रियासत था, जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो खत्म कर दी। तो वैसे वैसे साइन करते उसे 74 में फिर अकॉर्ड किया शेख अब्दुल्ला साहब ने। और मैं आपको ये बोलता चलूं कि शेख अब्दुल्ला साहब ने 1981 में एक बिल लाया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि असेंबली में लाया था 3 मार्च 1981 में, तो उन्होंने ये कहा था कि 370 को हमें बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने इसके रीजन बताए थे कि इसमें कुछ है ही नहीं। उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड था कि वो उसका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि इस बिल को 370 को अमेंडमेंट करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने तो असेंबली में लाया था। तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज, हाँ एमसी ने, शेख अब्दुल्ला साहब ने लाया था। तो वही एमसी वाले आज क्या बोलते हैं, तो वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो उन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों के इमोशन के साथ खेला है। तो हमेशा वो पावर के पीछे रहे हैं। तो अगर वहां पर उनके बाद 87 में क्या हुआ सब लोगों को पता है। 2000 में और ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास करते हैं, और रेजोल्यूशन पास वो किसके साथ थे, बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी, उनको मिनिस्ट्रियां चाहिए थी, एनडीए का हिस्सा था। जब ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया तो इन्होंने इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमारा एक ऑटोनॉमी हमने दी, एक रेजोल्यूशन हम ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लेकर आए, वो बिल्कुल रिजेक्ट हुआ, तो ये सरकार में बने रहे। फिर भी इन्होंने अलायंस नहीं तोड़ा, यस अलायंस नहीं तोड़ा, फिर भी वहां पर। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल। और पीडीपी ने भी इसको फिर और आगे कि आज महबूबा जी कुछ और कहती है। जी। तो महबूबा जी आज तो ये कहते हैं कि बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी। तो 2014 में और 16 में उन्होंने क्या किया, अलायंस में आए ना, क्योंकि इनको पावर चाहिए, क्योंकि ये पावर के पीछे के लोगों के बारे में नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड्स क्या, एस्पिरेशन क्या है। इन्होंने हमेशा उन एस्पिरेशन के साथ खेला है, खिलवाड़ किया है। तो अब इन चीजों पर यूथ को तो इन्होंने बर्बाद किया है। यूथ का करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मतलब इनके पास कोई पॉलिसीज नहीं थी कि यूथ को कैसे, मतलब अब महबूबा जी को देखेगा आज वो क्या बोलती हैं। लेकिन 2014 में जब इन्होंने अलायंस बनाया तो अलायंस में इन्होंने क्या किया, अलायंस किनके साथ बनाया, बीजेपी के साथ बनाया ना। जी, क्योंकि इनको पावर चाहिए थी, यस। पावर के पीछे ये कुछ भी करेंगे। इनको जम्मू कश्मीर के साथ मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के गरीब के साथ मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के साथ मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के युवा के साथ मतलब। इनको मतलब, वो मतलब सिर्फ पावर का है। इनको जो चीफ मिनिस्टर कुर्सी, इनको वो कुर्सी दे दो बस, इनको बस राज करना है, इनको लोगों को बर्बाद करना। जम्मू कश्मीर स्टेट को इन्होंने बर्बाद किया। और आज ये इमोशनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, लोगों को बेवकूफ बना कर रखा है। अब लोगों बेवकूफ नहीं है, लोग समझ गए हैं हकीकत क्या है। जी। और आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होगा तो इनको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। खुद इन्होंने 81 में अगर ये असेंबली में बिल लेकर आए कि 370 की हमें जरूरत नहीं है, तो आज ये क्यों डोरा पीट रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ तो ये बोलते हैं कि शेख साहब गलत थे, यहाँ ये गलत है या शेख साहब गलत है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट में दो में से एक तो गलत है ही है। जी। नहीं, ये बात तो सही है।
कि अगर इन्होंने खुद ये असेंबली में लाया कि ये हमें चाहिए ही नहीं उन दिनों 80s में, तो आज ये हाँ। किस चीज के लिए ये फाइट कर रहे हैं जी, हमें 370 वापस दे दो, हैं? तो अगर अब चला ये गया तो ये ला भी नहीं सकते, अब लाएंगे कैसे? डीडीसी आप इलेक्शन मुझे में बताओ 370 को मतलब इसे कैसे ला सकते हैं? लोगों को इन्होंने डीडीसी में बेवकूफ बनाया कि हम 370 के नाम पर आए, लोग इनके बहकावे में आए। जी जी जी, और लेकिन ये लाएंगे कैसे? दो ही रास्ते, या तो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट, यस, पार्लियामेंट, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये कुछ कर नहीं सकते। पार्लियामेंट में तो पॉसिबल है नहीं कि उतनी यहाँ से सीटें नहीं हैं। अगर कोई भी हुकूमत में पावर में आती है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोर्ट डिसाइड करेगा ना क्या सही है क्या गलत है। जी 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 जी। अगर कोई मैटर सब जुडिस है तो आप कौन होते हैं उसको बोलने कि हम लाएंगे? जी जी जी। और उसके अगेंस्ट तो कोर्ट डिसाइड लोगों के साथ ये थोड़ा सा मतलब लोगों को ये इमोशनली के लोगों के कुछ लोगों के यहाँ पर बहुत मतलब मेजॉरिटी लोगों के इमोशन जुड़े हुए, ये उन इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। जी 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 जी। तो यूटिलाइज एक वोट को कन्वर्ट करना चाहते हैं उन इमोशंस के बेस पर, क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं है, इस स्टेट को तो इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। जी जी। वो आंसर तो ये देंगे नहीं कि हमने एनडीए के साथ अलायंस, एनसी का भी था, एनडीए के साथ अलायंस पीडीपी का भी था, और 87 में तो इलेक्शन रेड करके आए, जिसके लिए खाली पावर के लिए। तो इनको पावर से मतलब है, इनको जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कोई मतलब नहीं। शेख साहब, ये कुछ इश्यूज भी हैं जो जे&के में अभी राइजिंग हैं। मान लो जैसे आप कोई कमीशन का दौर चला हुआ है, बहुत पहले से चल रहा था, तो उस पे थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते कि क्या वो जैसे ब्लॉक लेवल पे चल रहा था या बाकी चीजें चल रही थी, तो वो क्या आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि जो कमीशन के रिलेटेड, इस पे मुझे कहीं लोगों के कॉल्स भी आए, कुछ अपने फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि उसमें उन लोगों ने उन्होंने कुछ इसके एविडेंस भी कलेक्ट किए हुए हैं। उसमें क्या है कि वो जो गरीब लोग हैं, एमजी नरेगा आई क्यों लोगों को एम्पावर करने के लिए कि उनको काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा उनके अकाउंट्स का। किसी के घर के 4 जॉब कार्ड है तो उनको 50-60 हजार रुपए का काम मिलेगा, वो अपने घर का काम करेंगे, कहीं रास्ता बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे और इनकम भी हो जाएगी। अब इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ से मतलब किसी का 1 लाख का काम है, उसमें ये 25 से 35% ब्लॉक, VLW, सरपंच वर्पंच सारे खा रहे हैं। तो उस बंदे को क्या मिल रहा है? 75,000। जो उसकी कमाई 25,000 थी वो तो ये खा रहे हैं। यस। तो उसको क्या मिल रहा? मतलब ये गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको ये कहते हैं कि एक बार काम करोगे, अगर कमीशन नहीं दोगे अगली बार काम नहीं मिलेगा। यस। गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो डर जाते हैं, बिल्कुल, और उनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन कमीशनों के नाम। इन्होंने पूरा ब्लॉक डिवीजन में देखे कि एक VLW उनका अगर आप क्या सैलरी होती है और उनके महलात देखिए आप, उन्होंने पूरे महल बनाए हुए हैं, वो कैसे बने? ये आपके माध्यम से मैं क्या, इस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि VLW वगैरह जितनी भी है इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कमीशन इतना है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज आई कब से। जी आप उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए जी कि इनकी प्रॉपर्टी, तब 4 साल पहले ये था, 4 साल बने वाले VLW लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टी उतनी है जितनी एक केस ऑफिसर की नहीं है, एक गेजेटेड ऑफिसर की नहीं है उतनी प्रॉपर्टी जितना उन्होंने ये 4-5-10 सालों में बना कर रखी है। मैं तो 20 से 30 हजार तनख्वाह लेता होगा, और कितनी लेता होगा उस पे 2 करोड़ का मकान थोड़ी बनता है। 20 से 25 हजार सैलरी है। हाँ, तो 2 करोड़ का मकान कैसे बनता है? 30,000। हाँ, अप्रोक्स 30 लगाओ करोड़ उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, वो कैसे बनाई? वो उन्हीं गरीबों को खून चूसना है जो उन्होंने करप्शन का सिस्टम बनाया है, और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।
कल एक तहसीलदार का मैं एक और मैं वीडियो इससे देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग ए वीडियो ऑन सोशल मीडिया। एक तहसीलदार को रेड पड़ी, उसने 20 लाख रुपए अपने उस पे गैस पे जला दिए, और उसके मान लो वीडियोस उन्होंने फिर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने खिड़कियों से वीडियो बनाए कि पैसे जला रहा था। तो ये करप्शन का इस वक्त मैं आपको बनाऊं कि एमजी नरेगा सबसे ज्यादा करप्शन है, और किन को लूट रहे हैं? गरीब लोगों को लूट रहे हैं। गरीब, हाँ, गरीब लोगों का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि वीएलडब्ल्यू के जितने भी ये पूरा उनका हायरार्की, इस हायरार्की को चेक करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को मैं गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ इसके माध्यम से कि एक इंक्वायरी बैठी जाए, पूरी चेन को चेक किया जाए, कि इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? बाकी ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या सिचुएशन बनेगी? क्योंकि आप देखो, थोड़ा सा इस वक्त के जो लोग हैं, इस वक्त का जो यूथ है, वो यूथ समझ चुका है। अब वो अपने इमोशन के बेस पर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। इस वक्त यूथ को क्या चाहिए? यूथ को जॉब चाहिए जी, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो जॉब की बात करेगा अनएम्प्लॉयड है यूथ सारा। जो बिल्कुल जो जॉब के लिए काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जो पब्लिक की मान लो ये कमीशन सिस्टम खत्म करेगा, ये करप्शन खत्म करेगा, उसको आगे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक भी अवेयर हो चुकी है। अब वो पुरानी पब्लिक नहीं रही है जिनको जिस तरह से ज़ॉम्बीज़ की तरह से दौड़ाना चाहो तो आप वो पीछे पीछे दौड़ते आ रहे थे। देखो, इस वक्त के लोग बहुत जरा अवेयर हैं, वो सच्चाई को जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ये किसी के फ्रेम में तो आएंगे नहीं। जी जी जी। इन्होंने आज तक इमोशन के नाम पर पॉलिटिक्स कर ली, लेकिन अगर इस वक्त भी अगर इलेक्शन होंगे तो मैं गारंटी दूंगा पीडीपी और एनसी खाली 370 के नाम पर इलेक्शन लड़ेगी। उनके पास मुद्दा ही वही है। वो डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उनकी सरकारें रही। उन्होंने किया क्या? आप हाईवे देख के, मतलब जम्मू टू श्रीनगर, उसकी हालत क्या है? इन्होंने 70 साल किया क्या यहाँ पे? डेथ ट्रैप तो उसको मैंने पहले ही नाम दिया हुआ है, वो डेथ ट्रैप। उसको तो पहले ही मान लो, वो तो ब्लॉक वे, मान लो ब्लॉक वे रोज ही ब्लॉक होता है। आज भी देखें यहाँ पे समरोली में बहुत बड़ी बस्ती आई हुई है, वो चट्टाने आई हैं ऊपर से, वो बिल्कुल ही बंद हो गया है, रोड ही बंद हो गया। मतलब एक मैन कनेक्ट, किसी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी the connection will restore the connection, but discussion will go on. Again connecting Mr. Basharat. Welcome again. अच्छा, हम रोड की बात कर रहे थे। तो मतलब ये रोड कनेक्टिविटी एक मेन रोड है, वो रोड कंप्लीट नहीं कर पाए। ये करप्शन का इतना उस रोड की हालत क्या है? जी जी जी। इन लोगों को 4-4, 5-5 दिन लगते हैं यहाँ से कश्मीर पहुंचने को। तो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर 70 साल बहुत कुछ किया है। ये किया जो इन्होंने यहाँ पर आज हमारे सामने कि यहाँ से श्रीनगर जाना है, 3 दिन लेकर चलो। 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन का राशन साथ लेना है। 5 दिन का राशन साथ पाओ, फिर निकलो हाईवे पर। बिल्कुल, ये बात तो है। दिस इज द फैक्ट। और हमारे मतलब इन्होंने किया क्या? मतलब हमारे में अगर अपने भद्रों में देखूंगा, हमारे हॉस्पिटल की ऐसी हालत है कि जहाँ पर एक डिलीवरी का केस, सब डिवीजन हॉस्पिटल, वहां से डिलीवरी के केस को भी ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर नहीं, इसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाओ। सब डिवीजन हॉस्पिटल की यह हालत है, जहाँ पर ना उनके पास स्टाफ है। अब स्कूल और कॉलेज की हालत देखो क्या,
जो फार फ्लंग एरियाज में स्कूल और कॉलेजेस है, कितना रिजल्ट है उनका। ये तो हर जगह का मान लो मसला है, हर इलाके का मसला, पूरे चनाब खित्ते का मसला है। इवन जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट मतलब जनाब हॉस्पिटल्स हैं वहां से कनेक्टिविटी कितनी खराब हालत, जी जी मतलब वहां पर रोड कनेक्टिविटी की कितनी, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज इंसान के लिए है जनाब वैली में वो भी नहीं है। आप देखो वो भी नहीं है। स्कूलों की भी खराब हालत है, ना ही वहां पर एजुकेशन है, ना ही वहां पर आपकी हेल्थ है, ना ही वहां पर आपकी रोड कनेक्टिविटी है, और ना ही स्टाफ है। मान लो फैकल्टी भी नहीं है। मान लो अगर कॉलेज है भी, फैकल्टी है ही नहीं वहां पे। ऐसे फैकल्टी ऐसे नहीं है। जी 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 अगर कोई सब्जेक्ट ले लेता है, कोई मान लो साइंस का सब्जेक्ट लिया, उसके पास जूलॉजी बॉटनी वगैरह लेक्चरर ही नहीं है। पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स आ जाते थे, चलो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा ही लेते थे तो ये फुलफिल हो जाता था। अब तो वो चीज भी नहीं है। अब तो वो मान लो आप जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे चनाब वैली में, आप देख लीजिए हर जगह का ये मसला है कि फैकल्टी नहीं मतलब है। यहाँ कहीं पे रोल ज्यादा है तो उस टीचर्स कम है, कहीं पे टीचर्स ज्यादा हैं तो रोल कम है। तो ये मिसमैनेजमेंट, मतलब जहाँ रोल ज्यादा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल और कॉलेजेस में क्या हालत है। आज भी 21st सेंचुरी में बच्चे टाट पर बैठते हैं, स्कूलों में आज भी डेस्क नहीं है। वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो है। खासकर हमारा चनाब वैली ज्यादा हिट हुआ है, मगर बाकी ओवरऑल भी देखे तो ओवरऑल भी कोई कुछ हुआ है नहीं। तो ये तो बहुत, अब चनाब वैली को तो इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बना कर रखा है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चनाब वैली बेवकूफ नहीं रहेगी। चनाब वैली में तो एक और वो बना के रखा हुआ है ना, ये जो डैम है, डैम अगर कभी भी रिक्टर स्केल पे भूचाल थोड़ा सा तेज हो जाता है तो ये तो आगे जितना भी आबादी है वो तो तबाह हो जाएगी। अगर 9 से ऊपर जाए, 8 से ऊपर जाए तो वो तबाह कर देगा पूरे इलाके को। और ये डैम की वजह से आपका वाटर टेबल भी ऊपर पहुंच गया हुआ है। मतलब सारे रोड खिसक रहे हैं, डोडा बटोत से लेके डोडा तक सारा नीचे आ रहा है। उस रोड की भी खराब हालत है। तो होप करते हैं कि आने वाले वक्त में आने वाली सरकार जो होगी अच्छा काम करेगी और हमारे चनाब वैली का ख्याल रखेगी। बिल्कुल एक बुरी हालत है उस एरिया की, वहाँ पर एजुकेशन हेल्थ की बहुत बुरी हालत है। रोड कनेक्टिविटी भी बहुत सारे एरियाज हैं जो कनेक्टेड नहीं है। अगर वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर बूस्ट किया जाए तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पर अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे भद्रवाह तो वो तो छोटा कश्मीर आ गया। तो अगर वहाँ पर गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट का तो एक जरिया बन सकता है। जो बेरोजगार लोग हैं, एक अच्छा सा उनका एक चलेगा, जिसे हम घर खर्चा कहते हैं, वो आराम से वहाँ पर चलेगा। अगर वहाँ पर स्टेट थोड़ा सा स्पॉन्सर करे, थोड़ा सा टूरिज्म वहाँ पर थोड़ा सा और काम करे, रोड कनेक्टिविटी पर काम करे और थोड़ा सा स्पॉन्सर करे स्टेट जैसे। हाँ, और हट्स वगैरह बन जाए ना, जैसे जो मान लो स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं या आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उन एरियाज को टूरिस्ट मैप में लाके हट्स बन जाएं तो कम से कम टूरिस्ट तो जाना चाहता है, मगर उसको जब वहां पे रहने का ही इंतजाम नहीं होगा तो वो क्या करने जाएगा, वो कैसे जाएगा। हाँ, टूरिस्ट तो आएगा, लेकिन उसको फैसिलिटी, मैंने वही कहा कि स्टेट को इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्पेशली भद्रवाह में, कि वहाँ पर यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है इससे, टूरिज्म से। तो वहाँ पर एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर, उनको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है और स्टेट को थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है। स्टेट वहाँ पर काम करे और टूरिज्म इंडस्ट्री को और वहाँ पर और फ्लोरिश करे।
वहाँ पर पहले से टूरिस्ट तो आता है, लेकिन बहुत कम आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा बहुत कम आता है। एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट हो, बहुत कम आता है। लेकिन अगर स्टेट इस पर काम करे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो वहाँ से बिल्कुल। लोगों के लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। इवन बॉलीवुड भी इंटरेस्टेड हो सकता है अगर अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाँ, अगर अच्छा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर जाए। हो, स्टेट अगर स्टेट चाहिए तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे तो वहां पर बॉलीवुड आ सकता है, हर कोई आ सकता है। जी तो जी। लोगों के लिए ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी ना। एम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली जो मेन मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वो रिजॉल्व हो सकता है, वो वाला मसला और हल हो सकता है। तब बहुत से लोग अपना वहां से एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है बहुत से लोगों को, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। लेकिन सरकार को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि अभी तक उस पर उतना काम नहीं हुआ, जी, तो अभी तक पूरा उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। चलो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कोई अच्छा इंसान स्टेट को चलाए और इसको आगे लेके जाए। और आपकी भी दुआ है और मेरी भी दुआ है कि कोई अच्छा इंसान, नेक इंसान इस स्टेट को चलाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशारत जी, आप मेरे लाइव में आए और टाइम निकाला। मैं अभी देख रहा हूँ आपकी किसी गाड़ी में बैठे हैं, कहीं का ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपने आप यूथ लीडर हैं, आपने बहुत मान लो टाइम निकाला, अपनी पढ़ाई के अलावा आपने टाइम निकाल के मेरे इसमें लाइव शो में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। दोबारा कभी किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।